राधे राधे। वेलकम टू मेरा क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी हमारे चैनल के साथ अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने कोर्स ले लिया है और हम पेपर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मेरा क्लास की तरफ से पेपर 1 का कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम डेट तक रहेगी, 6 मंथ की रहेगी। और आपको हम कोर्स में सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है वो पेपर 1 में अच्छे नंबर लाकर सफलता हासिल करे, क्योंकि हमें पता है कि पेपर 1 एमपी सेट की एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा पेपर 1 खुद 50 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 नंबर का हमारा पेपर 1 होता है। तो हम आपको तैयारी ऐसी करवा रहे हैं कि पेपर 1 में आप 80 से 80 प्लस नंबर आसानी से ला पाओ और आप हमारी हमारी क्लासेस का नाम रोशन कर पाओ और आप अपने सपने पूरे कर पाओ। अब आपको पता है कि कोर्स की वैलिडिटी है, कोर्स की जो प्राइस है वो 999 रुपये है, पर यह प्राइस सिर्फ दिवाली तक है। दिवाली के बाद यह बढ़कर 2000 प्लस हो जाएगी। तो आप जल्दी से जाकर कोर्स में जुड़े, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई हैं आपको सारी क्लासें वहां पर मिल जाएगी। अब अगर आपको कोई समस्या आती है कोर्स से संबंधित या स्टडी मटेरियल से संबंधित, पीडीएफ से संबंधित, तो आपकी सारी समस्या के लिए अगर कोई डाउट भी रह जाता है तो ये हमारी कोचिंग संस्थान के टोल फ्री नंबर है, आप यहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं और आपकी सारी जो परेशानी है उनका सलूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर आपको कोर्स में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? लाइव लेक्चर मिलेंगे, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। जैसे हमारा कोर्स शुरू हो गया है, अब जो विद्यार्थी कोर्स लेने में लेट हो जाएंगे तो उन्हें हमारी जो क्लासें हो गई है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और कभी आप क्लासें नहीं देख पाओ क्योंकि हमारे बहुत सारे काम रहते हैं, किसी वजह से लाइव लेक्चर आपका अगर मिस हो जाता है तो आपको क्लासें रिकॉर्डेड मिल जाएगी और वैसी ही मिलेगी जैसे आप लाइव में पढ़ते हो। फिर डाउट सेशन भी आपके समय समय पर प्रोग्राम किए जाएंगे, ताकि अगर आपका किसी प्रकार का डाउट रहता है किसी क्लास से संबंधित या किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके बाद आपको कोर्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ, क्योंकि समय कम है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़ा है सफलता उन्हें दिलाने की गारंटी पूरी हमारी है। बस आपको दृढ़ निश्चय के साथ और आत्मविश्वास के साथ और फुल डेडिकेशन से हमारे साथ तैयारी करनी होगी और हम पर भरोसा रखना होगा। फिर एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं खुद एमपी सेट और यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ, मैंने खुद प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया है। जो भी आपका 2024 में एग्जाम हुआ था सेट का, वो मैंने क्वालिफाई कराए और पेपर 1 में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। साथ ही में यूजीसी नेट जो जून 2025 का हुआ है, मैंने वो भी प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया है। तो मेरा अनुभव है और वो अनुभव मैं आपको क्लासों के माध्यम से दूंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, कैसे आपको तैयारी करने का आप हमारी तरह यानी कि मेरी तरह आप सफलता हासिल कर पाओ। फिर कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ की होगी, यानी कि आपकी एग्जाम तक हम आपके साथ हैं और एग्जाम बाद भी आपके हम साथ रहेंगे। फिर आपको ओल्ड क्लासेस में मिल जाएगी, यानी कि जो 2024 में हमारी क्लासेस के द्वारा जो कोर्स चलाया गया था वो भी कोर्स आपको हम दे रहे हैं, ताकि आप तैयारी बेहतर कर पाओ और आप समय से पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लो और आपका रिवीजन चलता रहे। आपको टेस्ट सीरीज साथ में ही मिलेगी। अगर आप कोर्स लेते हो तो कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से परचेस करना चाहो तो उसकी प्राइस 500 रुपये है। तो अच्छा है कि आप कोर्स के साथ ही आप कोर्स लो, ताकि आपको कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल जाए, जिसमें आपको 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे और एमसीक्यू द्वारा ही आपकी तैयारी हम बेहतर कराएंगे। क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ते हैं पर हमें पता नहीं कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू हमारे साथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न का पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि जो एमसीक्यू है वह एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किए गए हैं एग्जाम को टारगेट लेकर कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बहु वैसे ही आपको एमसीक्यू हमारी क्लास के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हम उन्हें
40 से ज्यादा प्रश्न हल करवाएं, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो हमारी गारंटी है कि आप 40 से 45 प्रश्न पेपर 1 में आसानी से कर पाओगे। ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका आपने पिछली क्लासों में देखा होगा। हाँ, पेपर 1 सभी पढ़ा रहे हैं, पे सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ा है मैं उन्हें क्लास में याद करवाऊं। जो पेपर 1 विद्यार्थियों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, मैं इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊंगी कि आपको पेपर 1 से लगाव हो जाएगा और आपका पेपर 1 का डर खत्म हो जाएगा। अब हम डेली में आपको पेपर 1 की यूनिट 1 पढ़ रहे हैं ना। हमारी 3 क्लासें ऑलरेडी हो गई है, तो आप जाकर पुरानी क्लासें देखिए ताकि आपकी लिंक बनी रहे, है ना। और हमने क्या क्या पढ़ लिया है डेली सिलेबस इसलिए देखते हैं कि हमें पता चले कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। हमने शिक्षण का अर्थ पढ़ा था, शिक्षण के अवधारणा यानी शिक्षण के अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लिए हैं, शिक्षण की विशेषताएं पढ़ ली है। आज और मैंने आपको जो पिछली क्लासें थी उसमें शिक्षण के प्रकार भी पढ़ा दिए हैं। आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास का रिवीजन करवाऊंगी कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, ताकि आपको पता चले और आपकी लिंक बनी रहे कि एक के बाद हम क्या तैयारी कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी वो जाकर देखे, ताकि आपको पता चले कि हम पेपर 1 में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम आज शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पिछली क्लास में शिक्षण के स्तर यानी कि शिक्षण के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अब हमने कल क्या पढ़ा था वो देखते हैं। मैंने बताया था आपको कि शिक्षण के कितने प्रकार है, 4 प्रकार में शिक्षणों को डिवाइड किया गया है और इन 4 प्रकारों को भी 3-3 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैंने डिटेल से कल आपको समझा दिया था। सिर्फ हम एक क्विक रिवीजन पहले करते हैं। मैंने आपको बताया था कि शिक्षण एक तो शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण होता है, अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण होता है, फिर हमने पढ़ा था शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अब शासन व्यवस्था के आधार पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो शासक थे पहले वो किस प्रकार उनकी इच्छा अनुसार व्यक्ति को शिक्षण करना पड़ता था, और उसमें भी मैंने आपको 3 अलग अलग चरण बताए थे। फिर अधिगम स्तर के आधार पर यानी कि आपकी रुचि के आधार पर आपको शिक्षण प्रदान किया जाता था। फिर शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर यानी कि जो हमारे भारत की जो शिक्षा पद्धति है वह शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर आपको शिक्षा प्रदान करती है। फिर उद्देश्य के आधार पर शिक्षण यानी कि जो प्राइवेट संस्थानें होती हैं या जो खुद की संस्थानें होती हैं या जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं, ये एजुकेशन सिस्टम है, वो अपने उद्देश्य अपनी सुविधा के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं। ये मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करवाया है। पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल से चारों चीजें पढ़ाई थी और मैं मेरे खुद के नोट्स से आपको चीजें पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो और आपको पता चले कि मैंने खुद तैयारी कैसे की थी। अब हम आज पढ़ रहे हैं शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं, कि शिक्षण की क्या क्या अवस्थाएं हैं और शिक्षण की क्या क्या क्रियाएं। तो शिक्षण की क्या है, 3 स्तर या 3 अवस्थाएं हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ चार्ट के द्वारा। मैंने इसलिए डायग्राम बनाया कि डायग्राम से चीजें हमें जल्दी याद होगी। तो एक क्या है शिक्षण की अवस्था, पूर्व तत्परता की अवस्था, फिर है तत्परता के बाद की अवस्था और अंत क्रिया की अवस्था। क्या है, पूर्ण तत्परता की अवस्था, अंत प्रक्रिया की अवस्था और फिर तत्परता की अवस्था। अब पूर्व तत्परता की अवस्था में क्या आता है, इस अवस्था में शिक्षण के कार्य से संबंधित समस्त उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि पहले जो शिक्षण आपको प्रदान किया जाता है उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका कार्य क्या होगा, ये चीजें आपको पूर्व तत्परता की क्रिया में समझाई जाती है। इसमें समस्त नियोजन शामिल होते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, शिक्षण में क्या क्या आवश्यक सामग्री होगी, ये पूर्व तत्परता की अवस्था यानी कि पहले से चीजें डिजाइन की जाती है। फिर तत्परता की बाद की अवस्था यानी कि द्वितीय स्तर, जिसमें तत्परता को हम कैसे शिक्षण को हम बेहतर बनाए वो चीजें इसमें हम समझेंगे, और अंतःक्रिया की अवस्था यानी कि कंक्लूजन इसमें हम समझेंगे। अब हम इन अवस्थाओं को
डिटेल में समझते हैं। आप ऐसे ही चार्ट बनाएं और आपको जो ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको पीडीएफ प्रदान की जाएगी। और जो विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको एप्लीकेशन में ये पीडीएफ साथ में प्रोवाइड की जाएगी। और एप्लीकेशन की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर टेलीग्राम से ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन भी आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम शिक्षण की क्रियाएं और शिक्षण की अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षण की क्या क्या क्रियाएं हैं पहले हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको अच्छी सी प्यारे से उदाहरण देकर समझाऊंगी ताकि चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहे। उसके बाद हम कुछ ट्रिक के साथ इन चीजों को याद करेंगे, क्योंकि मैं पहले पढ़ाती हूँ फिर समझाती हूँ फिर चीजों को याद करवाती हूँ, क्योंकि हमारे एक ही उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल से हमारे एप्लीकेशन से जुड़ा है वो 100% संतुष्ट हो, उसे अफसोस ना हो कोर्स लेकर, है ना। तो हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, बस आपको हमारे साथ डेली क्लासेस लेनी होगी और अच्छे से तैयारी करनी होगी। देखिए अब शिक्षण की क्या अवस्थाएं हैं। शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं, शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण करवाया जाता है। यानी कि कुछ भी चीजें, अधिगम का अर्थ आपको याद होना चाहिए, सिखाना, है ना, पूर्ण कराया जाता है। शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण की अवस्थाओं या क्रियाओं के अंतर्गत निम्न 3 सोपान है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि शिक्षण की क्रियाओं या अवस्थाओं के कितने सोपान है? 3 सोपान है। क्या है? पूर्व तत्परता की अवस्था, मध्य तत्परता की अवस्था और अंत तत्परता की अवस्था। तो क्या समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी सीखने के लिए जाता है, शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना या ज्ञान प्रदान करना, तो उन्हें विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे, यही शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इस शिक्षण की व्यवस्था में क्रियाओं के अंतर्गत 3 सोपान रखे गए हैं। यानी कि जो क्रियाएं या जो अवस्थाएं हम पढ़ेंगे वो शिक्षण को सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन अवस्थाओं का एक ही उद्देश्य है कि विद्यार्थी आसानी से चीजों को समझ पाए। यानी कि विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को, जैसे क्या क्या क्रियाएं होती है, हमारा पढ़ना, लिखना, बोलना, आपकी पर्सनालिटी को निखारना, आपके अंदर के डर को निकालना, आपके अंदर कौशल का विकास करना, आपको चीजें सिखाना, फिर आपको बहुत सारी आगे जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के बारे में आपको बताना। यानी कि पूर्ण विद्यार्थियों का विकास करना शिक्षण की इन क्रियाओं का उद्देश्य होता है। अब हम पढ़ते हैं पहले पूर्व तत्परता की अवस्था, है ना, प्रीएक्टिव पेस। क्या है पूर्व तत्परता की अवस्था? इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। नियोजन यानी कि कार्य, कि क्या क्या हम पहले चीजों को समझें। नियोजन यानी कि पूर्व निर्धारित प्रेजेंटेशन बनाना, जिसके प्रमुख सोपान है क्या क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। हमने शिक्षण के उद्देश्य पढ़े थे पिछली क्लास में। क्या उद्देश्य थे? विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास करना, विद्यार्थी का मानसिक विकास करना, विद्यार्थियों का व्यवसायिक विकास करना, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना। ये सब शिक्षण के उद्देश्य होते जो डिटेल में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, तो इन उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है कि क्या क्या उद्देश्य हम शामिल करें ताकि विद्यार्थी आसानी से चीजों को, विद्यालय की गतिविधियों को सीख सके। फिर अगला क्या है? पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु का निर्धारण। यानी कि विद्यालय में जो पाठ्यक्रम होता है या जो वस्तुएं होती हैं पढ़ाने के लिए, उनका निर्धारण इस रूप से किया जाए कि विद्यार्थी को सरल आसान शब्दों में अपने पाठ्यक्रम का पूर्ण ज्ञान हो जाए और पाठ्यक्रम में वो शामिल किया जाए जिनको पढ़कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। जैसे अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई एनईपी 2020,
इसमें आपने देखा होगा कि पूरे स्कूल कॉलेजों का सिलेबस चेंज कर दिया गया है और उसमें हर सिलेबस में भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया है कि विद्यार्थी किस प्रकार से चीजों को सीख सके और किस प्रकार अपना सर्वांगीण विकास कर सके, है ना। भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए ऐड की गई ताकि आजकल विद्यार्थी हमारी भारतीय संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना आ गया है तो हम पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को ज्यादा अपनाने लगे हैं। इसलिए विद्यालयों के पाठ्यक्रम को इस तरह डिजाइन किया गया कि विद्यार्थी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। यही पूर्व तत्परता की अवस्थाओं में आती है। देखो हमने देखा था ना कि विद्यालय गतिविधियों का निर्धारण करना, कि विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी का पूर्ण विकास हो सके। तो इसी में पाठ्य वस्तु का निर्धारण इस रूप से किया जाए कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। फिर क्या आता है इसमें, शिक्षण विधियों का नियोजन करना, यानी पढ़ाने की जो भी सामग्री है, जैसे सिखाने के लिए विद्यार्थियों को मैं उदाहरण देके आपको समझाती हूँ, या कोई भी टीचर होगा आपको डायग्राम से समझाएगा या कोई चार्ट बना के आपको समझाएगा, ये किसी भी चीज का आपको उदाहरण देगा। ये शिक्षण की जैसे प्रयोगात्मक विधि होती है, विधियां भी पढ़ेंगे आगे, वैज्ञानिक विधि होती है, प्रयोगात्मक विधि होती है, खेल गतिविधियों की विधि होती है, सत्य आधारित विधि होती है। इन सब विधियों का निर्धारण किया जाता है ताकि विद्यार्थियों को आसानी से विद्यालय गतिविधियों को सिखा सके। फिर क्या है, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, यानी कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास, प्रस्तुतिकरण यानी खुद को प्रेजेंट करना, ये चीजें पूर्व तत्परता की अवस्थाओं में निर्धारित की जाती है। एक और क्या आएगा, एक और आएगा किसी विशेष पाठ्यवस्तु या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना। क्या है, किसी भी विशेष पाठ्यवस्तु या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना भी हमारे पूर्व तत्परता की अवस्था में शामिल होता है। यानी कि विशेष पाठ्यवस्तु या प्रकरण का युक्तियों का विकास करना, जैसे आपको वो पाठ्यक्रम पढ़ाना, और पाठ्यक्रम तो डिजाइन कर दिया गया है ना, पर उनका प्रकरण या युक्तियों का विकास करना, उस पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को कैसे समझाया जाए ताकि विद्यार्थियों का पूर्ण विकास और पाठ्यक्रम का भी जो निर्धारण किया गया उसका सफिशिएंट महत्व निकले। तो ये होता है कि किसी भी विषय पाठ्यवस्तु का प्रकरण में युक्तियों का विकास करना पूर्व तत्परता की अवस्था में शामिल किया जाता है। फिर क्या आएगा, मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना, यानी कि मूल्यांकन क्या होता है, हमारी परीक्षा, जो हमारी परीक्षा ली जाती है, जो आपके टेस्ट लिए जाते हैं, ये विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है कि जो चीजें एक शिक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है वो विद्यार्थी कितना सीख रहा है। जब तक हम विद्यार्थी परीक्षा नहीं देगा, जब तक उसमें नहीं उतरेगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि जो चीजें आपको प्रदान की जा रही है या जो चीजें आप सीख रहे हो उनका कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे आप डेली मेरी क्लासें ले रहे हो, पर जब तक आप खुद का मूल्यांकन नहीं करोगे या आप टेस्ट नहीं लगाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हुआ कि नहीं। हम डेली पढ़ रहे हैं, पर जब तक हम खुद का टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए हम आपको कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं ताकि आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर पाए, है ना। तो आप जब कोर्स लोगे, अभी 999 का कोर्स है, तो इसके साथ आपको 10,000 MCQ भी साथ में मिलेंगे और टेस्ट सीरीज में मिलेगी। लेकिन आप अलग से टेस्ट लेना चाहो तो उसकी कीमत 500 रुपए है। आप टेस्ट लगाइए और आप स्वयं का मूल्यांकन कीजिए ताकि आपको पता चले कि हमारी क्लासों से आप जो सीख रहे हो वो आपको डेली याद हो। अब अगला क्या है, शिक्षण की अवस्थाएं, है ना। ये मैंने को डायग्राम से आपको डायग्राम बीच बीच में इसलिए डाले मैंने ताकि आपको चीजों को याद रहे। अब आपके प्रश्न आया कि पूर्व शिक्षण प्रक्रिया के क्या होते हैं। पूर्व शिक्षण प्रक्रिया के 3 बड़े हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, है ना। ये किसके अनुसार है,
जेकोन्स के अनुसार, है ना। इन्होंने कहा था कि 3 प्रमुख हिस्से होते, कौन कौन से? पूर्व क्रिया की अवस्था, अंत क्रिया की अवस्था और पश्चिम क्रिया की अवस्था। अब प्रश्न आ गया कि शिक्षण की प्रक्रिया में कौन से हिस्से शामिल नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो ये देंगे और अगला ऑप्शन आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, तो आपको तीनों चीजें याद रखनी चाहिए। इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे, है ना। और इसी तरह आपके कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि आपको साथ साथ में मैं बताऊं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। हमने पूर्व तत्परता की अवस्था पढ़ ली, अब अगली क्या है? अंत प्रक्रिया की अवस्था, है ना, इंटर एक्टिव फेज। अब इसमें क्या है? इसमें शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य तथा गतिविधियां प्रत्यक्षतः शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती हैं, वे सभी इसी अवस्था का अंग होती हैं। और इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद होते हैं, ना। क्या होते हैं? इस अवस्था के अंतर्गत निम्न पदों को शामिल किया गया है। जैसे हमने पूर्व तत्परता की अवस्था को डिटेल से पढ़ा, इसे हम पढ़ेंगे, पर पहले हम समझते हैं कि अंत प्रक्रिया की अवस्था क्या होती है। शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य एवं गतिविधियां प्रत्यक्षतः शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण या जिसे मैं आपको समझा रही हूँ घटित होती है, वे सभी अवस्थाओं का अंग होता है। यानी कि पहले पूर्व तत्परता की अवस्था में तो पूरी चीजें डिजाइन की जाएगी और अंत प्रक्रिया की अवस्था में उन्हें आपको संप्रेषित की जाएगी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, ताकि पता चले कि जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो सही अवस्था में आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे हम पहले कोर्स डिजाइन करा हमने पूर्व तत्परता की अवस्था में, फिर अंत प्रक्रिया की अवस्था में हम आपको पढ़ाकर समझा रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें विद्यार्थियों का निदान, यानी कि जो विद्यार्थियों को समझाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, वो विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है। जैसे आप ने हमारा कोर्स लिया है ना, आपका कोई डाउट रहता है तो डाउट सेशन में हम आपका उन डाउटों का निदान करते हैं, हल करते हैं, वही विद्यार्थियों का निदान कहलाता है। यानी कि विद्यार्थी जो शिक्षण में पढ़ेंगे, शिक्षक के द्वारा उनके डाउट को हल किया जाएगा। इनकी उनकी जो समस्या आ रही है शिक्षण में, उन समस्याओं का समाधान करना विद्यार्थियों के निदान में शामिल होता है। फिर क्या है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया। क्रिया एवं प्रतिक्रिया में क्या आता है? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया में भी अलग अलग पॉइंट दे रखे। क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि आपने जो सीखा, आपके क्या एक्शन हुए बाद में, है ना। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो, अब आपकी प्रतिक्रिया यानी कि आप पढ़ रहे हो, प्रतिक्रिया यानी कि आप जो प्रतिक्रिया आपने रिजल्ट में जाके वहां एग्जाम हॉल में आप जो क्वेश्चन के हल करोगे वो आपकी प्रतिक्रिया होगी। इसमें क्या आता है? उद्दीपनों का चयन करना, है ना, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण करना, युक्तियों का प्रयोग करना और युक्तियों का विस्तार करना। कैसे? उद्दीपकों का चयन करना, यानी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये उद्दीपकों का चयन में आता है कि आपको शिक्षण में क्या क्या चीजें चुननी चाहिए। फिर उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप कैसे प्रेजेंट कर पाते हो, है ना। प्रस्तुतिकरण यानी कि उन चीजों का प्रदर्शित करना। जैसे आपने हमारा कोर्स लिया, फिर आप उससे पढ़ रहे हो यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हो। फिर प्रयोग, क्या आपने जो पढ़ा है उसका प्रयोग कैसे करोगे अपने एग्जाम हॉल में। फिर युक्तियों का विस्तार करना, यानी कि जो आपने पढ़ा वो आपका जो रिजल्ट आया वो विस्तार के रूप में आपको दिखेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का एक उदाहरण देके मैंने समझाया कि क्रिया प्रतिक्रिया में क्या क्या चीजें आएगी। उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, युक्तियों का प्रयोग, युक्तियों का विस्तार। अब कक्षा के प्रकार, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियां। अब इसमें कैसे आती कक्षा के आकार प्रकार। अब जो विद्यार्थी पढ़ता है, आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वहां पर हवा आने की भी व्यवस्था हो, बाहर से प्रकाश भी आता हो, यानी कि जो विद्यार्थी उस क्लास में बैठे तो उसका दम ना घुटे, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप जहाँ पढ़ रहे हो बंद कमरा हो, बाहर से रोशनी नहीं आ रही है, बिना लाइट के आप पढ़ नहीं सकते हो, वहां पर हवा नहीं आ रही है जिससे आपको दम घुट रहा हो, यानी कि बिना पंखे के
और बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी आप उस कक्षा हॉल में पढ़ सको। और वो कक्षा हॉल ऐसा डिजाइन किया जाए, जगह जगह प्रदर्शनियों के द्वारा, किसी महापुरुषों की वहां पर चित्र लगाकर, कुछ अच्छे मोटिवेशन श्लोक लिखकर, ताकि विद्यार्थी जब उन्हें पढ़े और महापुरुषों के चित्रों को देखे तो विद्यार्थी को मोटिवेट हो और पढ़ने का उत्साह उनमें जगे। यह कक्षा का आकार और ये मध्यस्थ अंत प्रक्रिया स्तर में आते। किसमें आते हैं? अंत प्रक्रिया अवस्था में। अब हमारी आखिरी है वो, अभी इसमें और चरण है। देखिए इसमें क्या है? विद्यार्थियों का निदान, यही है क्रियाओं की प्रतिक्रिया। इसमें क्या आती है? उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, युक्तियों का प्रयोग, युक्तियों का विस्तार और कक्षा के आकार और प्रकार की अनुभूति। ये अंत प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं। अब अंतिम आती है हमारी तत्परता के बाद के, यानी कि जब हमने पूर्व तत्परता करा, मध्यस्थ तत्परता की अवस्था देखी, तो इन दोनों का क्या रिजल्ट निकला है हम तत्परता के बाद की अवस्था में पढ़ेंगे। नहीं, पोस्ट एक्टिव फेज। इस अवस्था में क्या आता है? इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। मूल्यांकन यानी कि मैंने बताया आपका खुद का एनालिसिस करना, यानी कि जैसे आपने पहले कोर्स लिया, आप ये समझ लिए कि प्रारंभिक तत्परता की अवस्था में आपने हमारा कोर्स लिया, फिर मध्यस्थ अंत तत्परता की अवस्था में उस कोर्स को पढ़ा। अब मूल्यांकन कैसे होगा? जब आप सेट की एग्जाम हॉल में बैठोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका मूल्यांकन होगा। या फिर अगर आप टेस्ट लगाओगे तो आपने क्या पढ़ा, आपका मूल्यांकन वहां से संबंधित होगा। तो तत्परता की बाद की अवस्था में क्या आता है? मूल्यांकन से संबंधित होती है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण। देखिए यहां पर ये आप ही हो, आपने पढ़ाई करी है ना, ये प्रारंभिक तत्परता की अवस्था। फिर ये मध्यस्थ तत्परता की अवस्था देख लीजिए, और ये पूर्ण तत्परता की अवस्था। देखिए मैं आपको समझाती हूं। ये हम समझ लेते हैं कि प्रारंभिक तत्परता की अवस्था चित्र मैंने इसलिए रखे ताकि आपको चीजों को मैं समझा सकूं। यानी कि पूरा स्टडी मटेरियल आपने लिया, तो सबसे पहले आपने स्टडी मटेरियल का चयन किया, उसके बाद अंतः तत्परता की अवस्था, यानी कि आपने किताब ली प्रारंभ में, फिर उसका स्टडी किया, फिर मूल्यांकन किया, तो यह आ गई हमारी तत्परता के बाद की अवस्था है ना, तत्परता के बाद की अवस्था। अब कैसे? देखिए हमने स्टडी मटेरियल लिया, आपने ये हमारा सोच लिया हमारा कोर्स है ना, हमारी मेरा क्लासेस का कोर्स है। फिर आपने तत्परता की अवस्था है ना, ये हमारा कोर्स है, आपने इस कोर्स से पढ़ा, खुद का मूल्यांकन किया, आपने ये कोर्स लिया, कोर्स से आपने पढ़ा, और जब आप सेट एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, सेट में आप पास हो गए, तो ये हमारी मूल्यांकन अवस्था हो गई ना, अंतिम अवस्था। ठीक है, तो आपको चित्र से समझ में आ गया होगा तीनों अवस्थाएं। तो इसमें क्या होता है, रुक जाओ, देखिए हमारी अंतिम लाइन क्या थी, मैं लिख रही थी, वो कॉपी करते हुए कट गई चीजें। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण, रुक जाओ, क्या था? यहां लाइन है आपकी, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण, है ना। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता, यानी कि जब तक अगर आप खुद का मूल्यांकन नहीं करोगे, आप भले कितना भी पढ़ लो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हमें टेस्ट लगाने जरूरी है और बार बार रिवीजन करना जरूरी है, हमारा मूल्यांकन होता है। तो अगर हम मूल्यांकन का अभाव, अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, अभाव यानी कि अगर आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो
शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया जाता है यह हमें मूल्यांकन से ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपको सेट की एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हद साम दाम दंड भेद हर प्रकार से आपको कोशिश करनी होगी, है ना। तो यहाँ पे यही तो लिखा गया है कि निर्धारित उद्देश्यों को हद तक हासिल करने के लिए, यानी कि सेट की एग्जाम को आपको पास करने के लिए आपको बार बार टेस्ट लगाने होंगे, है ना, तभी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ दिया गया है कि किसी भी कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया जाए यह हमें मूल्यांकन से ही ज्ञात होता है। यानी कि जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कमी कहाँ रह रही है। तो मूल्यांकन करेंगे तो हम जल्दी हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस अवस्था में निम्न क्रियाएं निहित होती है। अब इस अवस्था में क्या क्या क्रियाएं शामिल होती है? टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ ही है ना कि विद्यार्थियों के शिक्षण और हमारी शिक्षा पद्धति यानी कि हमारे खुद के से संबंधित चीजें इसमें दी रखी है ना। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत बोरिंग यूनिट लगी होगी, पर अब जब से मैं पढ़ा रही हूँ आपको लगा होगा कि नहीं इतना टफ नहीं है यूनिट, है ना। बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से कैच कर पाओ और आपको चीजें याद हो जाए। और मैं उदाहरण भी आपके स्वयं के उदाहरण दे रही हूँ, आप जिस एग्जाम में बैठोगे उसी एग्जाम के लेकर, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब क्या क्या इसमें क्रियाएं निहित है? शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करना। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति यानी कि आप समझ लिए कि हमारा उद्देश्य है सेट के एग्जाम को पास करना और 2025 में हमें सेट एग्जाम क्वालिफाई करना और फिर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना 2026 की वैकेंसी में। तो आप क्या प्रथम कार्य क्या है? अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिर समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन करना। अब इसमें क्या आएगा? आप टेस्ट लगाओगे हमारी ऐप से, तो विधियों का चयन में टेस्ट लगाओगे आप, है ना। फिर आपको 10,000 हम MCQ देंगे, इसके माध्यम से आप खुद का मूल्यांकन करोगे। तो समुचित मूल्यांकन विधियां इन्हीं को कहते हैं कि आप कैसे खुद का मूल्यांकन कर सकते हो। फिर अगला क्या है? शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि जो आप सीख रहे हैं, यानी जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है या कुछ भी चीजें सीखते हैं तो आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हम बड़ों से बात करना सीखते हैं, है ना। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हम कपड़े पहनने का तरीका सीखते हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, खाने का तरीका, ये सभी चीजें आपके व्यवहार में आती है कि आपका व्यवहार, एक विद्यार्थी का व्यवहार और एक शिक्षक का व्यवहार कैसा भी शिक्षण के माध्यम से समझाया जाता है। अगर कोई टीचर आपने देखा होगा अगर बार बार चिड़चिड़ करेगा, कोई स्टूडेंट उससे डाउट पूछेगा तो चुप करके बिठा देगा, क्योंकि उससे खुद को नहीं पता होता है। अधिकतर टीचर को अगर चीजें पता नहीं होती तभी वो एक स्टूडेंट पर चिल्लाता है ना। मुझे ये स्वभाव शिक्षक का समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक विद्यार्थी एक मिट्टी का लोंदा होता है, शिक्षक जिस रूप में उसे डाले विद्यार्थी उस रूप में ढल जाता है ना। और वो अपना पूरा भविष्य शिक्षक के कंधे पर डालकर ही विश्वास करता है। शिक्षक जो बातें बोलता है विद्यार्थी उसे सत्य मानता है, कि उसे पता है कि हमारे गुरु हैं, इनका खुद का अनुभव रहा है तो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक शिक्षक का व्यवहार, जैसे मैं आपसे चिड़चिड़ करूंगी या मैं आपको अच्छे से नहीं समझाऊंगी, बस आपको पढ़ा के 2-3 बातें बताकर ये PDF रटाकर चली जाऊंगी, तो आपको मेरा स्वभाव अच्छा नहीं लगेगा। पर जब मैं आपसे प्यार से बात करूंगी, अच्छे उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगी, है ना, तो जैसे आप हमारे किसी फैकल्टी से बात करोगे, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपको बहुत अच्छे से पोलाइटली समझाएगा, ताकि आप चीजें आसानी से समझ सको। और अगर कोई स्टूडेंट होता है अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करता है, बदतमीजी से बात करता है, अपने माता पिता का अनादर करता है, या किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखे होंगे या आपके खुद के भी मित्र होंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों के स्वभाव में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन शिक्षण के द्वारा ही आता है। और जब हम खुद का मूल्यांकन करेंगे तभी हम ये चीजें सीखेंगे। फिर अगला क्या आता है? मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय। यानी कि क्या आता है? मूल्यांकन के आधार पर, जैसे हमने टेस्ट लगाया,
शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ निर्णय। अब आपने टेस्ट लगाया, आपने यूनिट वाइज टेस्ट लगाई, अब आपको पता चला कि मेरी कौन सी यूनिट कमजोर है या कौन सी यूनिट अच्छी है। तो अगर आपकी जो यूनिट अच्छी होगी आप उस पर और ज्यादा मेहनत करोगे कि आप उसमें और ज्यादा नंबर हासिल कर पाओ, और जो यूनिट आपकी वीक होगी आप उस पर और ज्यादा मेहनत करोगे ताकि आप उसमें भी अच्छा नंबर ला पाओ कि आपकी क्या कमी रह रही है। तो इस यूनिट को आपको बार बार रिवीजन करना है। ये चीजें आप मूल्यांकन से ही सीखोगे, है ना। तो मूल्यांकन के आधार पर आप शिक्षण की क्रियाओं का निर्णय करेंगे कि आपको किस प्रकार सीखना है, किस प्रकार समझना है ना। अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज रही है। लगभग शायद हमारा ये पूरा हो गया। देखो फिर से मैंने डायग्राम लाया ताकि आपको पता चले कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, है ना। मैं अब आपको रिवीजन करवाती हूँ एक आसान शब्दों में कि हमने क्या पढ़ा। हमने शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ी। शिक्षण कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्था। आपको याद होना चाहिए कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं, पूर्व तत्परता अवस्था या पूर्व क्रिया अवस्था, फिर अंतःक्रिया अवस्था या कार्यान्वय अवस्था, फिर है उत्तर क्रिया अवस्था या मूल्यांकन अवस्था। अब इनमें क्या आएगा? पूर्व तत्परता की अवस्था में कि आपको पहले चयन करना है कि आपको किन किन साधनों का उपयोग करके आपको पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए शिक्षण में। शिक्षण आपको बताता है कि आप आपका खुद का सुधार कैसे करो और विद्यार्थियों को खुद का विकास करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। फिर अंतर क्रियान्वय की अवस्था में जो चीजें आपको दी जाती है आप उन पर काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो। जैसे आपने हमारा कोर्स लिया, आप डेली पढ़ रहे हो, यह अंतर क्रिया की अवस्थाओं में आता है। फिर उत्तर क्रिया की अवस्था या मूल्यांकन की अवस्था में जो चीजें आपने सीखी उनका टेस्ट लगाना, उनका एनालिसिस करना आपको इसमें दिया जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे और आसान शब्दों में आज आपको शिक्षण की अवस्थाएं समझाई। मुझे पता आपको समझ में आ गया होगा और आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी और आपका डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि विद्यार्थियों का डाउट नहीं रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आपका डाउट सेशन हम लेंगे, आप वहां पर जाकर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर आपको हमारे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो 92009255 ये 5 है 538। रुक जाओ मैं नंबर गलत लिख दिए ना, ये गलत है। क्या है? 9200925830। ये हमारे टोल फ्री नंबर है। आप यहाँ पर जाकर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाए ताकि आपको हर वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। समय समय पर कब एग्जाम होगी आपको पता चल गया। अब एडमिट कार्ड अब कब आएंगे? सेट से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम से संबंधित, यानी कि जो भी मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन के संबंधित जो भी नोटिस आएगा आपको हमारी ऐप में, हमारे इन ग्रुप में आपको मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन, तो आपको एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहां जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो आपको आज क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इसी तरह मेहनत करें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़ा है वह 40 से 45 प्रश्न आसानी से हल करके सेट एग्जाम क्वालिफाई करे और आप अपने माता पिता का और हमारे चैनल का नाम रोशन करें। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी तैयारी अच्छी कीजिए और जल्दी से जल्दी कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपको कोर्स सिर्फ 999 रुपए में मिल जाएगा दिवाली तक। बाद में आपको फीस 2000 से ज्यादा लगेगी, है ना। और अभी आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, तो आपका मूल्यांकन कर सकते हैं। आप आपने देखा हमने आज क्या पढ़ा, ये चीजें इसीलिए दी गई है ना। और टेस्ट हमारा शुरू हो गया है, वहां पे क्लासें भी आपको दी जा रही है, डेमो क्लासें हैं जो आपको यूट्यूब में मिलेगी, ताकि आपको पता चले कि हम एप्लीकेशन पे आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको क्या क्या सुविधा एप्लीकेशन में दी जाएगी। तो आप जल्दी कीजिए, देर ना करें, क्योंकि वैसे काफी देर हो गई है, हमारे पास बहुत कम समय है, समय कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब हम मिलते हैं, आप अपनी तैयारी को अच्छी रखिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, राधे राधे।